My voice is audible? Math audible. Audible, okay. So let me share my screen. I have given you the sharing rights, ma'am. You can. Okay, okay. So is it visible? Yes, ma'am. Okay. So a wonderful good afternoon to all the wonderful participants and the organizers, Eco India. I, from the bottom of my heart, thank everybody in the organizing team for selecting me, for inviting me, and having me. So, the topic which I have given to talk is about respiratory symptoms in palliative care nursing. Ma'am, the full screen is visible, right? Yes, ma'am. पूरा screen दिख रहा है ना? Yes. Okay. So, I got this message that the session should be in Hindi as well. So, हम हिंदी इंग्लिश मिक्स करेंगे बिकॉज पूरा हिंदी में होना पॉसिबल नहीं रहेगा और पूरा इंग्लिश में भी नहीं रखेंगे. सो हम मिक्स एंड मैच करेंगे और फाइनली जब हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तो उसमें आप सबके डाउट्स दूर करेंगे. ओके. सो शैल वी स्टार्ट? Yeah. So before starting the respiratory symptoms, we must understand in short that what exactly the respiratory system is. क्योंकि जब हमें सिस्टम पता होगा तभी हम उनके अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस है, क्या क्या सिम्टम्स है और एज अ नर्स, एज अ पैलिएटिव केयर नर्स हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं ये हम आगे बताएंगे. ठीक है. तो सिंपली हमें हमारे नाक से शुरू करना है. ठीक है. ये हमारा क्या है? एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो बेसिकली अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. ठीक है. जिसमें हमारा नेजल पैसेज आता है, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड लंग्स, ये सारे आ जाते हैं. नाउ एल्वियोलाई वो पोर्शन है जो लंग्स का एक एंड पोर्शन है और एक ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जहां पे जाके एयर्स का या गैसेस का एक्सचेंज होता है. ठीक है. हाँ, हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स आई थिंक बीएससी नर्सेज है, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. सो यस. सो दैट्स व्हाई यहाँ पे हमको थोड़ा बहुत रेस्पिरेटरी प्रोसेस के बारे में सबको पता होगा. ठीक है. फिर भी हम जस्ट टू रिकैप्चुलेट थोड़ा सा देखते हैं कि अब ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है ये थ्री पोर्शन से मिलके बनता है जिसे हम कहते हैं वेंटिलेशन, डिफ्यूजन एंड परफ्यूजन. सो वेंटिलेशन जस्ट एक प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं. डिफ्यूजन एक वो प्रोसेस है जिसमें जो गैसेस है उसका एक्सचेंज होता है. लाइक हमने ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन अंदर गई, वास्कुलर लेवल पे और गैसेस का एक्सचेंज होगा. और परफ्यूजन का मतलब है जो ब्लड है वो ऑक्सीजन कैरी करता है और हमारे सारे ऑर्गन्स में लेके जाता है. तो ये कहना गलत नहीं होगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे बॉडी का बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है. हम मानते हैं कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इंपॉर्टेंट है, न्यूरो सिस्टम इंपॉर्टेंट है, मगर रेस्पिरेटरी सिस्टम एज वेल एज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है ये रेगुलेट कहाँ से होता है? मेडुला ऑब्लंगेटा और पॉन्स, जो कि हमारे ब्रेन ब्रेन स्टेम के अंदर सिचुएटेड स्ट्रक्चर्स है. अगेन देर आर कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो रेस्पिरेशन प्रोसेस को फर्दर स्टार्ट करते हैं. नाउ पैलिएटिव केयर के अंदर आई होप आप सब लोग पैलिएटिव से भली भांति परिचित होंगे, आप सबको पता होगा पैलिएटिव क्या है. तो पैलिएटिव में हमारा
जो उद्देश्य है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये होता है कि पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा कंफर्ट दिया जाए, पेशेंट के जितने भी होलिस्टिकली हम उसको सेटिस्फाई कर पाए। बिकॉज वी नो कि इसके अंदर वो डिजीजेस से सफर करने वाले पेशेंट होते हैं जिनकी प्रॉब्लम्स को हम कंप्लीटली कभी भी सॉल्व नहीं कर पाते। वी ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स बट अनेबल रहते हैं हम उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में। तो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स जो है वो अपने आप में कोई डिजीज नहीं होती है, एक मल्टीफैक्टोरियल सिचुएशन है जिसमें दूसरे डिजीजेस की वजह से हमको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का फेस करनी पड़ती है। इसका कुछ भी कारण हो सकता है, या तो हमारा कंप्लायंस जो है लंग्स का वो कम हो गया है, या पेशेंट इतना वीक है कि उसकी मसल्स इतनी वीक है कि वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस जिसमें कि एनर्जी चाहिए वो कर ही नहीं पा रहा है, या फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो रहा है। जैसे हमारी जो थोरेसिक कैविटी है जिसके अंदर लंग्स रहते हैं, तो लंग्स को एक्सपैंड होने के लिए और रिकॉइल होने के लिए एक स्पेस चाहिए। तो वो स्पेस के अंदर अगर पानी भर गया है, ठीक है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गया है, तो भी ये प्रोसेस ऑल्टर्ड होगा। सिमिलरली जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होते हैं वो पैलिएटिव केयर में काफी कॉमन होते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट को सीवियर डिस्ट्रेस होता है। ठीक है। एंड मोस्ट कॉमनली फ्रीक्वेंट सिम्टम्स जो है, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स जो है वो जो देखे जाते हैं पेशेंट के अंदर, वो है डिस्निया, कॉफ, हिमोप्टाइसिस और रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस। ठीक है। कौन कौन से हैं? चार में, मतलब देर आर मेनी, बट जो चार जो सबसे इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है वो है डिस्निया, कफ, हेमोप्टाइसिस एंड रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस। करेक्ट। सो नाउ हम थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि कैसे पैलिएटिव केयर नर्स इन सबको मैनेज कर सकती है। ठीक है। अब अगर बात करें क्वालिटी ऑफ लाइफ की, बिकॉज पैलिएटिव इज ऑल अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ, बिकॉज इसमें हम पेशेंट के फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, इमोशनल, ये सारे एस्पेक्ट्स को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि इन सारे एस्पेक्ट से जो जो व्यक्ति है, जो उसका परिवार है, वो अच्छा रहे, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़े। ठीक है। तो इसीलिए नर्सिंग का जो रोल है वो इसके अंदर क्या है, एक तो सबसे पहले इम्पैकेबल असेसमेंट, आपका बहुत अच्छा असेसमेंट होना चाहिए कि क्या वाकई में इस पेशेंट को ये जो रेस्पिरेटरी इशू आ रहा है उसका कॉज क्या है। हमको कॉज पहले पता करना है। अगर हमें पहले कॉज पता है तो ही तो आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे और उसको मैनेज कर पाएंगे। ठीक है। तो हमको होलिस्टिकली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करने के लिए अच्छे से असेसमेंट करना आना चाहिए, फिर मॉनिटर करना आना चाहिए, एंड देन वी विल ट्राई टू मैनेज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिस्निया। सो फर्स्ट, व्हाट इज डिस्निया? ठीक है, डिस्निया जो हम एक सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, है ना, सांस ही नहीं आ रही। आप सोचिए, आप नाक बंद करके देखिए सब अपना 10 मिनट के लिए, कैसा फील होता है। इवन अगर 1 मिनट पंखा मतलब बिजली भी चली जाए तो हम कैसे बिहेव करते हैं, जैसे कि बस हवा ही नहीं है हमारे चारों तरफ। सो नाउ अगर हमारी कंडीशन है, लेट्स थिंक अबाउट द पेशेंट्स जो ऑलरेडी किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है, तो वो उनको सांस लेने में जो दिक्कत आती है उसकी वजह से उनको कितना डिस्ट्रेस होता है। ठीक है। तो इसीलिए ये कहा गया कि एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, मतलब मुझे अभी सांस नहीं आ रही है, हो सकता है आप में से अगर कोई मेरा SpO2 मेजर करे तो 100% होगा या 99% होगा, बट फिर भी आई एम डिस्निक, है ना, फिर भी मैं कह रही हूँ मुझे सांस नहीं आ रही है, तो यू कांट से कि अरे यार SpO2 तो तुम्हारा 99 आ रहा है। तो इसीलिए ये कहा गया कि एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है जिसमें एक ब्रीथिंग डिस्कम्फर्ट होता है, और ये जो है ना क्वालिटेटिवली डिस्टिंक्ट सेंसेशन दिखाता है। हर व्यक्ति के अंदर वो अलग अलग तरह से दिख सकता है। हो सकता है कोई व्यक्ति आप देखें जिसका ऑक्सीजन जो SpO2 अपन मेजर करते हैं वो शायद 60 आ रहा हो, बट देन ऑल्सो द पर्सन इज लुकिंग फाइन, कि हाँ ठीक दिख रहा है यार, इसको कोई इश्यू नहीं है। बट वही कोई व्यक्ति जिसका SpO2 ठीक आ रहा है बट उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है। ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है, एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। यू कांट से कि नहीं मैंने इसको मेजर किया और ये इतना ही है। व्हाई? क्योंकि ब्रेथलेसनेस एक ऐसी चीज है जिस जो एक वैरायटी ऑफ कॉजेस से आती है। देयर कैन बी फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल, इमोशनल, इमोशनल कॉज भी हो सकता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं टोटल ब्रेथलेसनेस की। अब जैसे कि आप पैलिएटिव में पहले भी पढ़ चुके होंगे, तो आई थिंक आप लोगों ने टोटल पेन का
जो फंडा है वो भी पढ़ लिया होगा कि टोटल पेन कैसे मेजर करता है, इसी प्रकार हम टोटल ब्रेथलेसनेस भी मेजर करेंगे। मोस्टली इसकी हाई प्रिवेलेंस होती है, लाइक सीओपीडी पे सबसे ज्यादा 90 से 95%, सीएचएफ में 60 से 88% और कैंसर में 10 से 70% तक की प्रिवलेंस रेट देखी गई। नाउ जस्ट लुक अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डिस्निया, ठीक है, कि भाई होता क्या है एग्जैक्टली exactly? नाउ जब हम नॉर्मली देखते हैं तो कोई भी ब्रीदिंग मैकेनिज्म जब चलता है, इट्स अ रिदमिक एक्टिविटी इन द रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन, है ना, ब्रेन के अंदर ये हमारा ब्रेन सिग्नल देता रहता है, कीमो रिसेप्टर पे ऑक्सीजन और CO2 का इम्बैलेंस होता रहता है, और वहां से हमारा मेड्यूला ऑब्लांगेटा उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। बट होता क्या है जब बीमारी की अवस्था में या फिर कोई पैथोफिजियोलॉजिक कंडीशन में रेस्पिरेटरी डिमांड और कैपेसिटी के बीच में इम्बैलेंस हो जाता है, इम्बैलेंस होता है मतलब डिमांड तो मुझे ज्यादा है, मुझे 100 चाहिए, पर मुझे मिल कितना रहा है या मैं ले कितना पा रही हूँ, 80 ले पा रही हूँ, क्यों? क्योंकि या तो लंग कैंसर है या तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। तो कॉज कुछ भी हो सकता है, इंक्लूड हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हाइपरकैप्निया, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है ना, एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, जो मेरे ब्रोंक्यूल्स है, जो पैसेज है, जो पाइप है, उसके अंदर कोई कोई ब्लॉकेज आ गया है, ठीक है, या न्यूरोमस्कुलर वीकनेस है, मतलब कि जो हमारे डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स होती है जो कि काम करती है ना फेफड़ों को फुलाने का और रिकॉइल करने का, उन्हीं के अंदर वीकनेस है, ठीक है। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम नहीं है, बट ये एक प्रॉब्लम का सिम्टम्स है, जो कि हो सकता है लंग्स, हार्ट, या फिर एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म हो सकता है जो एक मैकेनिकल एस्पेक्ट ऑफ ब्रीदिंग को अफेक्ट कर सकता है, या बॉडी का जो रिस्पॉन्स है हो सकता है जो हमारे रिसेप्टर्स है वो काम नहीं कर रहे हैं, देन ऑल्सो इट कैन बी अफेक्टेड, या हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इंटरप्रिटेशन या सिग्नल लेने में ही कोई दिक्कत आई। तो इन सब की वजह से हम देख सकते हैं कि इसका जो एंड है वो क्या होगा, डिस्निया। डिस्निया का मतलब जो वेंटिलेटरी सप्लाई है वो इनसफिशियंट है वेंटिलेटरी डिमांड से, मतलब जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ड्यू टू वेरियस कॉजेस हमें नहीं मिल पा रही है, राइट। ठीक है, तो कॉजेस हमने कुछ बात कर ली, देयर कैन बी मैलिग्नेंट और नॉन मैलिग्नेंट कॉजेस, फॉर एग्जांपल अगर कैंसर है तो देयर कैन बी लंग कैंसर, प्लूरल इफ्यूजन, लार्ज एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, है ना, जैसे कोई ट्यूमर हो गया तो ट्यूमर की ग्रोथ हो रही है, मेटास्टेसिस हो गया, ब्रेस्ट कैंसर का मेटास्टेसिस हो गया लंग्स कैविटी में। तो ये सारे कॉजेस क्या करेंगे, ये सारे चीजें हमारे जो फिजियोलॉजी है उसको डिस्टर्ब करेगी और पेशेंट जो है वो इजीली ब्रीथ नहीं कर पाएगा। सिमिलरली देयर कैन बी नॉन कैंसरस या नॉन मैलिग्नेंट कॉजेस, जैसे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो सकती है, हार्ट फेलियर हो सकता है, न्यूमोनिया हो सकता है, एनीमिया। एनीमिया एक बहुत सिंपल सा कॉज है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि उसका SpO2 तो ठीक आ रहा है बट फिर भी पेशेंट को दिक्कत आ रही है सांस लेने में, ठीक है। तो एनीमिया के केस में ऐसा ही होता है, या फिर कोई न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है, या फिर सुप्रावेना के ऑब्स्ट्रक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ठीक है। तो यहाँ तक आई बिलीव क्लियर है सबको। अब हम बात करते हैं कि एज अ पैलिएटिव केयर नर्स व्हाट आर यू गोइंग टू असेस। नाउ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देती हूँ कि पैलिएटिव केयर नर्स जो होती है ना, उसको तीन चीजें उसकी कॉम्बिनेशन में होनी चाहिए, हेड, हार्ट एंड हैंड, ठीक है। तो हेड मतलब हमारे पास नॉलेज है, हार्ट मतलब एक एम्पैथेटिक हार्ट है आपके पास, है ना, बिकॉज आप जस्ट इमेजिन करिए कि पेशेंट को सांस नहीं आ रही है, इस कंडीशन में अगर आप भी पैनिक हो गए या केयर गिवर भी पैनिक है, तो वो स्थिति और भी ज्यादा क्या होगी, डिटीरियोरेट होगी, और भी ज्यादा खराब होगी। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, एकदम काम रह के उसको अच्छी हिस्ट्री लेनी है और उसका प्रॉपर एग्जामिनेशन करना है। इसमें हमें पेशेंट से पूछना है क्या आपको कोई एक्टिविटी कर रहे थे उसकी वजह से डिस्निया हुआ, आपको कौन सी पोजीशन में हो सकता है, लेइंग डाउन में आपको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, या फिर अब जरूरी नहीं है, ऐसा कहा जाता है कि फाउलर पोजीशन इज गुड फॉर ब्रीदिंग, ठीक है, कि मतलब हम जब अपराइट पोजीशन में होते हैं 45 डिग्री पे होते हैं तो हमें सांस इजीली आती है। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, है ना, किस पेशेंट को कौन सी पोजीशन में अच्छा लगे
किस पोजीशन में उसको अच्छे से आराम आ रहा है, वो पोजीशन उसके लिए अच्छी है। क्या कोई पैनिक अटैक आया है उसको, उसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है, क्या उसे सीओपीडी है, क्या उसको रात को ज्यादा सांस में तकलीफ हो रही है और दिन में ठीक रह रहा है। अब उसकी इंटेंसिटी कैसे मेजर करेंगे, देयर आर सम स्केल्स जैसे बॉर्ज स्केल, एमएमआरसी स्केल। इन स्केल्स के ऊपर सिंपली कुछ टूल्स होते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं, जिसमें 0 दिखाता है कि एकदम सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, और 10 ये दिखाता है कि सीवियर डिस्ट्रेस है ना, सांस ले ही नहीं पा रहे। तो हम पेशेंट से पूछते हैं कि इस स्केल पे आपको आपको कहाँ क्या लगता है, आप कहाँ पे है, आपका अभी जो डिस्ट्रेस है वो किस लेवल पे है, ड्यूरेशन कितने टाइम तक रह रहा है, क्या कोई ट्रिगर है, ट्रिगर इन द सेंस कि जैसे पेशेंट आते हैं हमारे पास, हमें बताते हैं कि सिस्टर मैं बातें करते करते रोने लगी और रोते रोते मेरी सांस चढ़ गई, या फिर उसने अपनी बेटी को देखा और उसको देख के उसको पैनिक अटैक आए। तो कोई भी ट्रिगर हो सकता है, ठीक है। पॉस्चर हमने बात कर ही ली, ऑक्सीजन सेचुरेशन और इम्पैक्ट ऑन डेली लाइफ कि उसका इन सब की वजह से डेली लाइफ पे एडीएस पे कितना इफेक्ट आ रहा है, क्या वो कर पा रहा है वो व्यक्ति या नहीं कर पा रहा है। ऑल्सो हमको उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को भी ऑब्जर्व करना चाहिए, जैसे यूज ऑफ एक्सेसरी मसल्स, मतलब अगर पेशेंट ऐसे सांस ले रहा है इस तरह से और यहाँ जो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स है वो भी आपको दिख रही है कि हाँ वो भी बहुत क्यों मुश्किल से उसको सांस लिया जा रहा है, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ असेसमेंट है। आफ्टर द असेसमेंट जब हमें पता चलेगा कि भाई ये माइल्ड लेवल पे है, मॉडरेट पे है या सीवियर पे है, अकॉर्डिंगली हम उस पेशेंट को ट्रीट करेंगे या मैनेज करेंगे। नाउ ऑलवेज रिमेंबर इन द पैलिएटिव केयर दैट ट्रीट द ट्रीटेबल, ट्रीट द ट्रीटेबल का मतलब है जो चीजें आप ठीक कर सकते हैं एटलीस्ट आप उन चीजों को ठीक करिए। हमें पता है कि हम पेशेंट को बचा नहीं सकते, बट हम उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत अच्छा बड़ा कर सकते हैं। इसीलिए हमको एक होलिस्टिक, होलिस्टिक का मतलब जिसमें फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल सारे ही एस्पेक्ट्स को हम कवर कर रहे हैं। पेशेंट सेंटर्स मींस पेशेंट क्या चाहता है, मैं क्या चाहती हूँ इज नॉट इम्पोर्टेंट ना, अदर उसके फैमिली मेंबर क्या चाह रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं, पेशेंट क्या चाहता है दैट इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट फॉर अस। देन स्टेप वाइज केयर, नाउ हमको उसका कंफर्ट प्रायोरिटाइज करना है ना, कि भाई इस पेशेंट को कैसे अच्छा लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको कि जनरली हम जैसे पैलिएटिव केयर में पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देते हैं तो हम कहते हैं अच्छा आप तो मेडिटेशन करिए, अच्छा आप तो योगा करिए, अच्छा आप है ना ये वाली एक्सरसाइज करिए आपको अच्छा लगेगा। मे भी ये सारी चीजें पेशेंट को इंटरेस्ट नहीं देती है, ठीक है। तो हमको उस पेशेंट का इंटरेस्ट पहले पता करना है, आपको क्या अच्छा लगता है। अगर पेशेंट बोले कि मुझे तो भजन गाने में अच्छा लगता है या मुझे तो पूजा करके मुझे रिलीफ मिलता है, तो हमको उसके लिए वो ही नर्सिंग केयर प्लान को बनाना है, ठीक है। देन उसको अगर किसी चीज से एंजाइटी हो रही है तो बिकॉज एंजाइटी इक्वली डिस्निया को क्रिएट करती है। देन हम चलेंगे नॉन फार्मा के ऊपर। फर्स्ट हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए नॉन फार्मेकोलॉजिकल मेथड्स, क्योंकि फार्मेकोलॉजिकल तो है बट एज अ नर्स नॉन फार्मा वाले मेथड्स को यूज करने से हमें कोई नहीं रोक सकता है ना, हम बिना किसी ऑर्डर के भी ये मेजर को यूज कर सकते हैं। और अगर कोई स्पेसिफिक कॉज है लाइक प्लूरल इफ्यूजन है, तो प्लूरल इफ्यूजन के लिए हमको उसका हो सकता है फ्लूइड को निकालना पड़े, प्लूरल एस्पिरेशन करना पड़े। अगर पल्मोनरी एम्बुलेंस में है तो हमको कोई भी एंटीकोएगुलेंट इंजेक्शन देना पड़ सकता है। इफ देयर इज एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन तो हो सकता है हमको कोई लेजर ट्रीटमेंट करना पड़ सकता है। सिमिलरली जो कॉज है जैसे इन्फेक्शन है तो हमको एंटीबायोटिक देना पड़ सकता है, तो ये सारे इन्वेजिव प्रोसीजर्स में भी आ सकते हैं। बट हमें हमेशा याद रखना है बेनिफिट्स वर्सेस रिस्क। क्या पेशेंट, जैसे मैंने कहा प्लूरल इफ्यूजन है, ठीक है, मतलब फ्लूइड इकट्ठा हो रखा है, अब इस फ्लूइड को बाहर निकालने का तरीका क्या है, प्लूरल टैपिंग है ना। अब अगर टैपिंग करते टाइम न्यूमोथोरिक्स हो जाए पेशेंट को, तो वो कंडीशन ज्यादा सही है या ये फ्लूइड निकालने वाला ज्यादा बेटर है। या अगर फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं कि जैसे मैं कहूँ कि लंग कैंसर है, अब लंग्स में अगर इतना पार्ट है कि आप चाहते हैं कि इसकी सर्जरी करवा के इस पोर्शन को निकाल दिया जाए, बट
पेशेंट की फाइनेंशियल कंडीशन वो है ही नहीं कि वो सारी कॉस्ट को बेयर कर सके, या उसकी एज उतनी है ही नहीं कि वो पोस्ट सर्जरी कॉम्प्लिकेशंस को बेयर कर सके। तो हमको हमेशा एक 4 बॉक्स मेथड को कंसिडर करना है, जिसमें रिस्क क्या है इसके और बेनिफिट्स क्या है। अगर बेनिफिट ज्यादा है तो हमको वो रिस्क उठाना है। अब नॉन फार्मा की बात कर लेते हैं। ये जैसे पोजीशनिंग, अब जो पेशेंट को अच्छा लगे, एक चाइल्ड पोज भी होता है जिसमें चेस्ट एंड हैंड्स आर ऑन द बेड, और पेशेंट का जो सर है वो आगे की तरफ झुका हुआ रहता है। तो दैट इज ऑल्सो कंफर्टिंग पोजिशन फॉर सो मेनी पेशेंट्स। देन रीअश्योरेंस, रीअश्योरेंस में एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हमारे ये हॉस्पिटल में भी काफी सारे पेशेंट्स होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनकी प्रॉब्लम क्या है या उनको डिस्निया क्यों हो रहा है। सिमिलरली फैमिली मेंबर्स को भी नहीं पता है। तो जब हम ये चीजें उनको एक्सप्लेन करते हैं, रीअश्योर करते हैं, तो काफी हद तक साइकोलॉजिकली ये चीजें इम्पैक्ट करती है और पेशेंट काफी हद तक रिलीफ महसूस करता है। फैन थेरेपी का मतलब होता है कि जब पेशेंट डिस्निक हो रहा है तो फैनिंग ऑन द फेस है ना, जस्ट आपको फेस के ऊपर इस तरह से कोई भी ठंडी हवा देनी है। क्योंकि जो रिसर्च स्टडीज है उनमें ये पाया गया है कि जो हमारा फेस है, फेस के ऊपर हमारे एयर पोर्स होते हैं जो कि एयर को डायरेक्टली लेते हैं। वैसे तो हम नाक से हवा लेते हैं, बट फेस से डायरेक्टली एयर लेने की वजह से वो एक मतलब उसमें भी डिस्निया में आराम मिलता है। ठीक है, गाइडेड इमेजिनिंग, इट्स अ काइंड ऑफ मेडिटेशन इन विच वी आस्क द पेशेंट दैट क्लोज योर आईज, नाउ यू आर फीलिंग गुड। इस तरह की एक मतलब गाइडेड, मतलब जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो इसको करवाते हैं। इट्स अ गुड टेक्निक। एक्टिविटी बेसिंग मीन्स कि जैसे आप पेशेंट को बताएं कि आप जैसे थोड़ा सा काम किया, रेस्ट किया, खाया, रेस्ट किया, थोड़ा सा किया, मतलब जो भी काम है उसके बीच में थोड़ा थोड़ा रेस्ट। चेस्ट फिजियोथेरेपी भी ऑल नो some relaxation techniques. It could be singing, watching a movie, टेकिंग डीप ब्रेथ्स, है ना। पर्सनली ब्रीदिंग, पर्सनली ब्रीदिंग भी आप सबने सुना होगा। इट इज लाइक कि एयर को लेना एंड देन अपने लिप्स को एक राउंड शेप देके सांस को धीरे धीरे बाहर निकालना। एनर्जी कंजर्वेशन मीन्स कि जो काम आप डेलीगेट कर सकते हैं वो डेलीगेट करें, असेंशियल काम जो है वो पेशेंट करे। ठीक है, कंट्रोल ऑफ हाइपर वेंटिलेशन, इमोशनल सपोर्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज। कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज लाइक एक्यूप्रेशर, देर आर सम पॉइंट्स इन आवर हैंड जिनको प्रेस करके भी डिस्निया से रिलीफ आ सकता है। ये सारा जो एक माइल्ड मॉडरेट लेवल का डिस्निया होगा उसको, उसी को ठीक कर सकती है ये। फिर हम बात कर लेते हैं फार्माकोलॉजिकल की। अगर नॉन फार्मा इफेक्टिव नहीं है और अगर बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस है तो हमें टूवर्ड्स फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में मूव करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले ऑपियोइड्स, या मैं कहूँ मॉर्फिन। तो अगेन कुछ कुछ मिथ्स है मॉर्फिन को लेके कि मॉर्फिन से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है, बट जो रिसर्च स्टडीज है उसमें प्रूव हुआ है कि लो डोज मॉर्फिन जो है वो डिस्निया के अंदर काफी रिलीफ करता है, जिसमें हम 2 से 2.5 mg तक ओरली से स्टार्ट करते हैं, और अगर पेशेंट सही रहता है तो हम उसको 4 hourly भी दे सकते हैं। बेंजोडाइजेपिन इन केस देयर इज एनी एंजाइटी, उसमें भी हम लोराजिपाम ज्यादा प्रेफर करते हैं, नॉट डाइजिपाम। ऑक्सीजन, अगर पेशेंट को वाकई में हाइपोक्सिक कंडीशन की वजह से डिस्निया हो रहा है तो, अदरवाइज ऑक्सीजन का इतना यूज नहीं है। फिर हमको ये भी देखना है कि ऑक्सीजन के फायदे नुकसान ज्यादा क्या है। नेबुलाइजेशन, ब्रोंकोडायलेटर्स जो ब्रोंकियल्स को थोड़ा डायलेट करें जिससे वापस रेस्पिरेशन इजी हो। एंटीकोलिनर्जिक, ताकि थोड़े सिक्रीशंस कम हो और जो पैसेज है वो वापस क्लियर हो जाए। ठीक है, सो पॉइंट्स टू रिमेम्बर इन पैलिएटिव केयर। अब पैलिएटिव केयर में हमें क्या ध्यान रखना है, अदरवाइज एक नॉर्मल व्यक्ति अगर जिसको ऐसी कोई एंड ऑफ लाइफ डिजीज नहीं है, उसके अंदर जो मैनेजमेंट प्लान है वो थोड़ा डिफरेंट होता है और पैलिएटिव में थोड़ा डिफरेंट होता है। पैलिएटिव में एक्चुअली पेशेंट को जब सफोकेशन होता है या डिस्निया होता है, उसको लगता है कि बस मैं मरने वाला हूँ। पेशेंट फियर्स द डेथ कि अब तो बस मैं मरूंगा और कुछ नहीं होगा। तो हमारा एम क्या होना चाहिए कि एटलीस्ट डिस्निया की वजह से कोई पेशेंट की डेथ ना हो, है ना। जो हम बात क्या करते हैं, पीसफुल डेथ।
पीसफुल डेथ कब होगी? जब वहां पे पेन नहीं है, जब किसी तरह का डिस्ट्रेस नहीं है, जब कोई डिस्निया नहीं है ना, पेशेंट एकदम आराम से, एटलीस्ट वो अपने सबसे ज्यादा शांत अवस्था में, वो पीसफुल डेथ हम पैलिएटिव केयर के पेशेंट को देना चाहते हैं। ठीक है। ओपियोइड्स वी कैन गिव। एथिकल डिलेमास हमेशा प्रेजेंट होके, ये अगेन बहुत बड़ा टॉपिक रहेगा। नाउ हियर इज अ केस सिनेरियो। राइट नाउ हम टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। अगर एंड में हमारे पास टाइम बचता है तो अभी आप एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, कि मिसेस लीला है, वो 68 इयर्स ओल्ड वुमेन है, और मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर हुआ है उसको, और वो क्या रिपोर्ट करी है? ब्रेथलेसनेस। कह रही है कि रेस्टिंग में भी मुझे ब्रेथलेसनेस, मतलब आराम से बैठी है फिर भी उसको सांस नहीं आ रही है। she becomes anxious during episodes and avoid talking or moving। ठीक है, वो टॉक्स और मूविंग को भी अवॉइड कर रही है। तो हमारे जो डिस्कशन क्वेश्चंस है ये हम इन द एंड आई विल आस्क फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स। व्हाट इज द लाइकली कॉज ऑफ हर डिस्निया? हाउ वुड यू असेस एंड डॉक्यूमेंट हर सिम्टम्स? what non-pharmacological methods you will initiate, and will you use morphine, और अगर आप morphine यूज करेंगे तो उसको जस्टिफाई करिए। ठीक है, ये हम इन दी एंड इसके आंसर्स को डिस्क्राइब करेंगे। नाउ रिसेंट जो रिसर्च हुए हैं डिस्निया के ऊपर, वो ये कहते हैं कि लो डोज मॉर्फिन जो है वो काफी ईज करती है। देर इज वर्चुअल रियलिटी रिलैक्सेशन इंटरवेंशंस। वर्चुअल रियलिटी मतलब बिकॉज फोन और उसमें हम ज्यादा जी रहे हैं आजकल, है ना, वी आर लिविंग अ रियल लाइफ में कोई नहीं जी रहा है, सबको रियल लाइफ चाहिए। तो फोन के थ्रू भी रिलैक्सेशन टेक्निक के एप्स आ रखे हैं, तो पेशेंट कैन यूज दैट। ठीक है, देर आर सम वेरिएबल बायोसेंसर्स जो रियल टाइम में डिस्निया की मॉनिटरिंग करेंगे। ठीक है, वो बायोसेंसर सी, अगेन आई वुडंट से अगर पेशेंट इकोनॉमिकली ये सारी चीजें करने में सक्षम है तो। ठीक है। देर आर मोबाइल एप्स फॉर ब्रेथ ट्रेनिंग, है ना, मतलब सांस लेने और छोड़ने के लिए भी मोबाइल एप्स आ गए हैं, तो और क्या चाहिए हमें, है ना, इतना इजी हो गया है सब कुछ। फिर सम एआई सपोर्टेड डिस्निया प्रिडिक्शन फ्रॉम वॉइस एंड कफ, मतलब वो फोन के अंदर आपको अपनी आवाज बोलना है आपको, और आपकी सांस रिकॉर्ड होगी, उसको लेके वो आपको बता देगा कि इसको डिस्निया है आपको या नहीं है। तो ये वाली चीजें क्या है, हम केयर गिवर्स को वी कैन टीच दीज थिंग्स सो दैट केयर गिवर कैन लुक आफ्टर द पेशेंट। Again, there are some Disney scales and visual tools which we can use. Now, this is the summary. Now, next symptoms की बात कर लेते हैं हम, कफ। ठीक है, तो कफ क्या है? डिस्निया की बात कर ली, अब कफ भी एक सिम्टम ही है। अब कफ क्या होता है कि नॉर्मली एक तरह का रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, नॉर्मली जैसे एक सेंसेशन हुआ हमारे फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म के अंदर जिसने ट्रिगर किया हमारे एयरवे को। अब ये जो कफ है ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से भी इनिशिएट हो सकता है, अपर से भी इनिशिएट हो सकता है। द कॉज कैन बी फ्रॉम एनी रीजन। ठीक है, जो बेस्ट इसका सोल्यूशन होता है वो है कि हमारी बॉडी क्या है कि जो भी एक्स्ट्रा फॉरेन पार्टिकल होता है उसको निकालने की कोशिश करती है। ठीक है, तो लंग्स कोशिश करता है कि हम वो म्यूकस को लैरिंग्स, ट्रेक या ब्रोंकाई इन सबके थ्रू बाहर निकाले। ये कंडीशन जब तक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होती है तब तक वॉलंटरी होती है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये क्या होती है? इनवॉलंटरी होती है, मतलब हम ट्रेकिया तक जाके काम नहीं कर सकते। वो अगर हमको काम करवाना है तो उसके लिए हमको पोस्टरल ड्रेनेज वाली टेक्निक या पोजिशनिंग टेक्निक्स यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, अगेन इट इज अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स टू क्लियर द एयरवे ऑफ इरिटेंट्स, सिक्रीशंस और फॉरेन मटेरियल। ठीक है, और इन पैलिएटिव केयर इट मे बी ड्राई और प्रोडक्टिव एंड डिस्ट्रेसिंग, है ना, ड्राई हो सकता है, प्रोडक्टिव, नॉन प्रोडक्टिव या डिस्ट्रेसिंग कफ हो सकता है। पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है? अगेन इट इन्वॉल्व्स द स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी नर्व्स इन द एयरवे, transmission via vagus nerve to the cuff center in the medulla and response from the respiratory muscles। तो सिंपली अगर आसान भाषा में मैं इसका आपको पैथोफिजियोलॉजी बताने की कोशिश करूं, तो हमारा ये जो ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, वहां पे अगर किसी भी तरह का कोई इरिटेंट आ गया, कोई फॉरेन बॉडी आ गई, तो ये क्या करेगा, वहां की जो सेंसरी नर्व्स है वो क्या करेगी, वहां से स्टिमुलस लेगी। वो स्टिमुलस कहाँ? वेगस नर्व से हमारे कफ सेंटर जो मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर है, वहां से रिस्पॉन्स करेगा और हमारी
वो वापस मोटर रिस्पॉन्स आएगा और जो हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स को स्टिमुलेट करेगा, और रेस्पिरेटरी मसल्स जैसे अभी मेरे मुंह में कुछ गया, आई विल कफ, ठीक है। तो ये एक पूरा पाथवे होता है। नाउ कफ के कॉजेस क्या क्या हो सकता है पैलिएटिव केयर में? इट कैन बी मैलिग्नेंसी, नॉन मैलिग्नेंसी। फॉर एग्जांपल ट्यूमर इन्वेजन हो गया, ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया जिसकी वजह से क्यूपियस अमाउंट में म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है, सीओपीडी, एज्मा, प्लूरल डिजीज या वोकल कॉर्ड पाल्सी। सिमिलरली नॉन मैलिग्नेंसी में इट कुड बी इन्फेक्शन, निमोनिया, टीबी, एयरवे डिजीज, इरिटेंट्स, कार्डियोवास्कुलर कॉज हो सकता है, पैरेनकाइमल डिजीज हो सकती है जो लंग की पैरेनकाइमा से रिलेटेड कोई डिजीज। नाउ अगेन कोई मेडिकेशंस जैसे एस इनहिबिटर्स, ये मेडिसिन भी ड्रग प्रोड्यूस कर सॉरी कफ प्रोड्यूस करती है, ठीक है, जीईआरडी एंड एस्पिरेशन। नाउ असेसमेंट हम कब कैसे करेंगे कफ का? सबसे पहले हम देखेंगे, हम पेशेंट से पूछते हैं ना कि सूखी खांसी आ रही है, गीली है ना, से बताता है पेशेंट भी हमको कि सूखी सूखी। यहाँ राजस्थान में सब धाई बोलते हैं खांसी को, आई डोंट नो आपके वहाँ क्या बोलते हैं। तो मोस्टली उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हम पूछते हैं, देन हम पूछते हैं कितनी ड्यूरेशन और टाइमिंग, रात को ज्यादा है या दिन को ज्यादा है, क्या कुछ खाने पे ज्यादा होती है या कुछ पीने पे ज्यादा होती है, और एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या है? कफ के साथ में फीवर भी है, चेस्ट पेन भी है, कुछ कुछ पेशेंट को इतना कफ होता है कि वो कहते हैं अब कफ के साथ में खून निकलने लगा है ना, हिमोप्टाइसिस होने लगा है। तो इसका मतलब कि एक क्रोनिक कफ है उस पेशेंट को। देन रिस्पॉन्स टू द प्रीवियस ट्रीटमेंट के मैंने बहुत इलाज ले लिया मैडम पर ठीक ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब ऑलरेडी ये क्रोनिक कफ है, उसने बहुत ट्रीटमेंट लिया है बट द रीजन इज समथिंग एल्स। अब इस कफ का उसके स्लीप के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है और ईटिंग हैबिट्स पे भी पड़ता है। मोस्टली जो ये कफ होता है ये नाइट के अंदर ज्यादा परेशान करता है, बिकॉज उस समय हम हमारी जो कफिंग रिस्पॉन्स है वो इतना होता नहीं है, द पेशेंट इज इन स्लीपिंग पोजीशन एंड ही हैज टू वेक अप अगेन एंड अगेन फॉर कफिंग। सिमिलरली व्हाइल ईटिंग द कफ कैन बी वेरी वेरी नैगिंग, ठीक है। Now, non-productive cough and productive cough. अगर patient is able to cough, then we will ask the patient to cough more and more, so he can spit out the sputum. Okay, and if the patient is unable to cough, then only we can try some positional things, है ना, जैसे लेफ्ट लेटरल या जो पोजीशन के अंदर हम सिक्रेशंस को बाहर निकाल सकते हैं। नॉन फार्मा के अंदर हम जैसे ह्यूमिडिफाई एयर दे सकते हैं पेशेंट को, वी कैन गिव एडिक्वेट हाइड्रेशन। हाइड्रेशन इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट ऑफ द पीपल ओवरलुक दिस पॉइंट। अगर हाइड्रेशन अच्छा रहेगा तो अपने आप कफ निकलेगा। पोजिशनिंग टू रिड्यूस द एस्पिरेशन, ब्रीदिंग टेक्निक्स, देन सम हनी लॉजेंस, समटाइम्स people use ginger and this kind of home remedies as well। तो अगर वो पेशेंट के लिए काम करती है तो वी कैन अलाउ देम टू यूज दैट। देन अवॉइड द इरिटेंट्स, राइट, लाइक डस्ट में नहीं जाना है। स्मोकिंग अगेन, आई हैव रिटन कि इफ पॉसिबल, अगर एक 90-80 साल का व्यक्ति है जिसने अपनी पूरी जिंदगी में स्मोक किया है एंड नाउ इफ यू आर गोइंग टू टेल हिम कि स्टॉप स्मोकिंग, ही इज नॉट गोइंग टू स्टॉप। सो प्लीज डोंट से दैट, बिकॉज पेलिएटिव में हम चाहते हैं पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो, और उस एज में जाके वो चीज वी कैन क्लियरिफाई, हम उनको समझा सकते हैं बट वी कांट फोर्स देम टू क्विट एनीथिंग, दो इट्स अनहेल्दी प्रैक्टिस। देन फिजियोथेरेपी अगेन पेशेंट खुद भी कर सकता है एंड द केयर गिवर्स ऑल्सो कैन डू। द फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर हम कोई भी तरह का उसको एंटीटसिव सिरप दे सकते हैं, जैसे कि कोडीन। कोडीन वैसे इतना काम में अब नहीं आता है बट हाँ डेक्सामेथासोन यूज किया जा सकता है, एक्सपेक्टोरेंट्स भी यूज कर जा सकते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड अगेन देयर आर सम रिसर्च स्टडीज व्हिच सेज कि स्टेरॉइड्स का यूज नहीं करना चाहिए, तो और कुछ कहती है करना चाहिए। तो एक्चुअली इफ वी नो द कॉज कि इस कफ का कॉज इन्फ्लामेशन है, तो ही हमको कॉर्टिकोस्टेरॉइड पेशेंट को देना है। मोस्टली हम एक ट्रायल के बेसिस पे एक डोज दे सकते हैं डेक्सामेथासोन की, अगर वो काम करता है, पेशेंट ठीक हो रहा है, तो इसका मतलब देयर इज द इन्फ्लामेशन इज द कॉज ऑफ द कफ। एंटीबायोटिक्स इफ देयर इज इन्फेक्शन सस्पेक्टेड, अगर फीवर भी है और भी सपोर्टिव एविडेंस है, देन वी कैन गिव एंटीबायोटिक्स। ब्रोंकोडायलेटर्स एंड नेबुलाइज्ड लोकल एनेस्थेटिक्स कैन बी ऑल्सो हेल्पफुल। नाउ नर्सिंग कंसिडरेशन क्या रहेगा? हमको स्पूटम का टाइप
क्वांटिटी और कलर, है ना। ब्रेजी ब्रेजी स्प्यूटम है, वेरी थिक स्प्यूटम आ रहा है, थिन स्प्यूटम आ रहा है, तो कलर स्पेसिफिकली हमको उस डिजीज तक ले जाने में हेल्प करता है। और कफिंग टेक्निक्स वी कैन टीच द पेशेंट। वी शुड ट्राई टू प्रिवेंट एस्पिरेशन, यूज सक्शन फॉर एक्सेसिव सिक्रेशंस। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, अगर सक्शन हमारा लास्ट ऑप्शन होना चाहिए कि अब कुछ भी नहीं है, या द द पर्सन हु इज अनकॉन्शियस, उन उस केस में ही हमको सक्शन करना है, ठीक है। कफ के लिए भी कुछ कुछ जो सेंसर एम्बेडेड पिलोज मार्केट में अवेलेबल होने लगे हैं, जो नाइट टाइम कफ की मॉनिटरिंग करते हैं। अगेन कैपासिसिन एक कफ चैलेंज टेस्ट होता है, जिसको करके भी कफ की एग्जैक्ट स्टेज के बारे में पता लगाया जा सकता है। देन टारगेटेड कफ कंट्रोल थेरेपी वाया मोबाइल एप्स, ये भी एक वर्चुअल ऐप है जो आपको आगे से आगे बताते रहते हैं। जब आप ये ऐप डाउनलोड करते हैं तो वो आपको आगे से आगे लेके चलते हैं, ठीक है। ये अगेन एक केस स्टडी है हमारे पास। मिस्टर कुमार हु इज 72 years old, has COPD and lung cancer, persistent cough, disrupting sleep and dry at night, occasionally productive. Now क्वेश्चन है कि इसका प्रोबेबल कॉज क्या हो सकता है, व्हाट नर्सिंग इंटरवेंशन आर इंडिकेटेड, आप क्या करेंगे, और फार्माकोलॉजिकल ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा हिमोप्टाइसिस। हिमोप्टाइसिस का सिंपली मतलब होता है कि जैसे कफ के साथ में ब्लड आना, ठीक है। तो ये जो ब्लड है इसका ओरिजिन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होता है, और स्पेशली बिलो द वोकल कॉर्ड्स। एंड इन पीसी इट मे रेंज फ्रॉम ब्लड स्ट्रीक्ड स्पूटम टू मैसिव लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग, है ना। मतलब कम से बहुत ज्यादा भी हो सकता है। तो बिकॉज जो कैंसर की सेल्स होती है वो एकदम बर्स्ट हो सकती है, अगर लंग कैंसर है तो, या तो हो सकता है बहुत ज्यादा हाई ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकती है। अगेन 90% ऑफ द हेमोप्टाइसिस केसेस अराइज फ्रॉम द ब्रोंकियल आर्टरीज, है ना। हाई प्रेशर ऑफ ब्रोंकियल आर्टरीज की वजह से वो क्या होती है, बर्स्ट हो जाती है, और उसकी वजह से स्पूटम में ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। एंड 10% आर फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरीज। तो पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर क्योंकि प्रेशर थोड़ा सा कम रहता है, इसी वजह से। देन ग्रेड ऑफ हिमोप्टाइसिस, अब एक व्यक्ति को 24 घंटे में कितना ब्लड निकल रहा है कफ में से, है ना, उसके हिसाब से, अगर इफ इट इज लेस देन 30 ml then it is mild, if it is 30 to 100 ml it is moderate, and if it is more than 100 ml then it is a massive hemoptysis. So, नाउ क्या क्या असेसमेंट और रेड फ्लैग्स होंगे हमारे, हमें ये देखना है क्वांटिटी कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, और ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग कितनी रह रही है। कलर कैसा है जो हेमोप्टाइसिस के साथ निकल रहा है, वो ब्राइट रेड है या डार्क है या मिक्स्ड विद स्पूटम है, ठीक है। Then is it associated symptoms like fever, weight loss, dyspnea? If fever is there, weight loss is there, तो and patient is on steroids, तो there may be chance कि patient is suffering from tuberculosis, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको सोच के रखनी है। रेड फ्लैग, अगर सडन लार्ज वॉल्यूम ऑफ हिमोप्टाइसिस है तो ये एक अलार्मिंग कंडीशन है। एयर हंगर या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है साथ में, या फिर डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, तो ये सारे क्या है, रेड फ्लैग्स है। और हीमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी है तो भी। नाउ इमीडिएट इंटरवेंशन एंड नर्सिंग रोल क्या रहेगा, इमीडिएट नर्सिंग एक्शन है पोजीशनिंग। सो प्लेस द पेशेंट इन द लेटरल पोजीशन विद द ब्लीडिंग लंग डाउन। जिस अगर हमने असेसमेंट किया है, हमें पता है कि लेफ्ट या राइट दोनों में से इस लंग में से ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको उस लंग की अपोजिट डायरेक्शन देनी, मतलब उस लंग के ऊपर हमें प्रेशर नहीं देना है। एयरवे मैनेजमेंट, क्लियर एयरवे है, अगर सक्शन जेंटल सक्शन, है ना, ऐसा नहीं कि आप सक्शन करते जा रहे हैं और ब्लीड हो गया। ऑक्सीजन थेरेपी, अगेन अगर हाइपोक्सिक है पेशेंट, मॉनिटर करने उसके वाइटल्स। इमरजेंसी रिस्पॉन्स है हमारे पास में कि हमको एडवांस लाइफ केयर सपोर्ट के लिए तैयार रहना है। इसका नॉन फार्मा मैनेजमेंट है कि हमको एनवायरनमेंट को क्लीन काम रखना है, देयर शुड बी नो इरिटेंट्स, कोई भी ट्रिगर नहीं होना चाहिए। जैसे कफिंग का ट्रिगर होता है, हल्की सी भी डस्ट होगी तो हमें कफिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये हम थोड़ा सा एनवायरमेंट मॉडिफिकेशन एज अ non-pharma measure we can do. Gentle suctioning, and if suctions block the
एयरवे, ठीक है। इफ द सिक्रीशन, सिक्रीशन हमें पता है आवाज भी आ रही है, हमने ऑस्कल्टेशन किया, हमको वीजिंग साउंड्स या इस तरह के साउंड्स, रैटल सुनाई दे रहे हैं, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, सक्शन भी कर सकते हैं। रेटल एक्चुअली डिफरेंट थिंग है, अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में क्लियर करूंगी। फार्मा के अंदर हम टीएनए दे सकते हैं, ट्रांसएमिक एसिड, जो एक मतलब क्लॉट का काम करता है। कफ सप्रेसेंट्स दे सकते हैं, एंटीबायोटिक्स अगर इन्फेक्शन है तो, एंड अगेन स्टेरॉइड्स इफ द कॉजेज इन्फ्लेमेशन। नाउ पैलेटिव अप्रोच हमारी ये रहती है कि हमको पेशेंट को कंफर्ट देना है, उसकी सफरिंग को कम करना है और उसकी डिग्निटी को भी रखना है। नाउ जस्ट इमेजिन हाउ इज इट फॉर अ केयर गिवर हु इज वाचिंग दिस ऑल ब्लड इन द स्पूटम ऑफ द पेशेंट, ठीक है, या उसके मुंह से ब्लड निकल रहा है, तो केयर गिवर को कैसा लगता होगा। तो एक्चुअली हमारा एम ये रहना चाहिए कि ऐसा इंटरवेंशन करे, जैसे पेशेंट को बोले कि आप अपने पास में ग्रीन कलर का या डार्क कलर के टॉवल्स रखे, एक अगर वो लाइट कलर का है और उसके ऊपर वो ब्लड निकल रहा है, तो वो और भी ज्यादा विजिबली उसका एक्सेप्टेंस काफी मुश्किल है, ठीक है। और कोई भी एग्रेसिव इंटरवेंशन, अगर डेथ हमें पता है होने वाली है, तो हमको पेशेंट और फैमिली को समझाना है कि दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प, ठीक है। तो उस समय हम क्या कर सकते हैं, वो हमको करना है। इमरजेंसी किट हमको हमेशा प्रिपेयर रखना है, जिसमें मॉर्फिन, मिडाजोलम या सक्शन इक्विपमेंट रहेंगे। फैमिली को हम कैसे सिखा सकते हैं कि अगर मैसिव ब्लीडिंग है तो क्या करना है, कॉल हेल्प के लिए कैसे बुलाना है। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे ये इसोफेजियल वेरिसेस के अंदर, जिसके अंदर भी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, तो पेशेंट एकदम घर से हॉस्पिटल भागते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि वो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं और बहुत ज्यादा अमाउंट में ब्लीडिंग होती है। तो वी नीड टू टीच द केयर गिवर कि दिस कंडीशन विल कम। उनको पहले से बताए कि ऐसे भी कंडीशन आ सकती है, तो वो पहले से उसके लिए तैयार रहे, या पहले से उनको कैसे काम करना है, जैसे स्टे काम एंड प्रोवाइड कंफर्ट, दिस ऑल टीचिंग शुड बी बिफोर हैंड। इसमें रिसर्च अपडेट क्या आया है, एक तो ट्रांसएमिक एसिड एंड नेबुलाइजेशन बीइंग वैलिडेटेड फॉर द कंट्रोल ऑफ माइल्ड हेमोप्टाइसिस को, कैंसर एंड टीबी में ये ठीक करते हैं। देयर आर एंडोब्रोंकियल ब्लॉकर्स, वो भी आजकल काफी यूज करे जा रहे हैं आईसीयू में। देन सिमुलेशन ट्रेनिंग जो है, वो नर्सेस जो है मोस्टली ट्रेनी नर्सेस को बहुत अच्छे से इस सिचुएशन को मैनेज करना सिखा सकती है। अगेन हेमोप्टाइसिस का केस सिनेरियो है हमारे पास में, मिस्टर सलीम 66 ईयर ओल्ड विद एडवांस्ड टीबी एंड लंग metastasis, and he suddenly coughs as approximately 150 ml of bright red blood and becomes restless and anxious. So what is your first nursing action in this case? Which side should the patient be turned on? कौन सी साइड में टर्न होना चाहिए वो पेशेंट, एंड शुड ऑक्सीजन एंड सक्शन बी इनिशिएटेड, ठीक है। नाउ वीजिंग, वीजिंग एक तरीके की जैसे सीटी सी आवाज होती है, हाई पिच्ड साउंड होती है, जो आपने अगर अस्थमा में या कभी जब आप अपने को सांस मुश्किल से आ रही है, या व्हेन देयर इज ऑब्स्ट्रक्टेड एंड नैरो एयरवे, एट दैट टाइम वी हियर व्हीजिंग साउंड। द कॉज कैन बी ट्यूमर कंप्रेशन, सीओपीडी, अस्थमा, ब्रोंकोस्पाज एंड सिक्रेशन in the small airways. How we will assess? We are going to listen the sounds of the ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, है ना, जब वो एयर को बाहर निकाल रहे हैं उस समय हमको ऑस्कल्टेट करना है। assess the respiratory rate, effort and oxygen saturation. Now wheezing को कंफर्ट करने के लिए calm and reassurance and upright position and fanning on the face. Pharmacological में we can use dilators like salbutamol, steroids and low dose opioids. Now in end of the life we should try to avoid aggressive bronchodilation. अगर कंफर्ट ला रही है पेशेंट को तो यूज करना है, बट एग्रेसिव ब्रोंकोडाइलेशन से पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो हमको उसको अवॉइड करना है। नाउ डेथ रेटल इज अ काइंड ऑफ अ साउंड, जो क्या होता है, एक पेशेंट जो नियर टू डेथ है उसके जो लोअर जो रीजन है, लोअर रेस्पिरेटरी
पोर्शन है, ठीक है, वहां पे पूलिंग हो जाती है सिक्रीशंस की, ठीक है, मतलब वहां पे थ्रोट में या गले के अंदर ही सारे के सारे जो सिक्रीशंस है वो जमा हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट की फैमिली को लगता है कि इसको सांस नहीं आ रही है और बहुत सारे सिक्रीशंस है, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो कॉज क्या हो सकता है इसका, एक तो गैग रिफ्लेक्स नहीं है, इनेबिलिटी टू स्वॉलो द सिक्रेशन, सिक्रेशन स्वॉलो नहीं कर सकता है, एंड इफ द पेशेंट इज नियर डेथ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो नियर डेथ पर्सन होगा उसमें हम डेथ रेटल, दैट इज इसका नाम डेथ रेटल दिया गया है, वो सुनाई दे सकती है। अब हमको अगर ऑडिबल गर्गलिंग सुनाई दे रही है, सिक्रीशंस विजिबल इन ओरोफेरिंग्स है ना, ओरोफेरिंग्स के लेवल तक ही रहते हैं, ये यूजुअली पेशेंट के लिए तो डिस्ट्रेसिंग नहीं होता है, बट फैमिली मेंबर्स के लिए बहुत डिस्ट्रेसिंग होता है कि अरे हमारे पेशेंट को तो सांस ही नहीं आ रही है, ऐसे ऐसे आवाज आ रही है, सिक्रीशंस की आवाज आ रही है, आप सक्शन करिए, वो आपसे बार बार ये बोलेंगे आपके। तो इसका सबसे इजी है कि अगर पेशेंट सुपाइन में है तो उसको लेटरल लेटरल पोजीशन में ले ताकि सिक्रीशंस बाहर आ सके, आईवी फ्लूइड्स वगैरह को कम कर दे, और फैमिली इसको बताए कि ये एक नेचुरल साइन है डाइंग का, है ना, पेशेंट की डेथ होने वाली है इसीलिए ये चीज हो रही है। ये चीजें हमको बहुत पहले से कम्युनिकेट करनी पड़ेगी फैमिली से, अदरवाइज दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। फार्माकोलॉजिकल मेथड्स में हम कुछ एंटी कोलिनर्जिक्स दे सकते हैं, जैसे ग्लाइकोपाइरोलेट जो थोड़ा सिक्रीशंस को कम कर दे, हायोसिन ब्यूटालमाइड, ठीक है। इस केस में हमको सक्शनिंग अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ये अगर आपने सक्शन करी तो जो सिक्रीशंस है वो और भी ज्यादा, मतलब सिक्रीशंस जो है वो सिर्फ ओरोफेरिंग्स में ही है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एक्चुअल में सिक्रीशंस होते नहीं है, ठीक है, एंड इफ अननेसेसरली सक्शनिंग विल बी डन इट मे कॉज एनी हार्म इन द कैविटी। चेस्ट पेन अगेन एक तरह का रेस्पिरेटरी सिम्टम है जिसमें क्यों, बिकॉज ऑफ द लेबर्ड ब्रीदिंग द पेन इज फेल्ट इन द thoracic रीजन, often linked with the tumors, infections and metastasis, right? The causes can be tumor invasion, एक जगह से दूसरी जगह ट्यूमर हो रहा है, रिब फ्रैक्चर, pulmonary embolism and infections। असेसमेंट अगेन विल फाइंड आउट कि शुरू कब हुआ चेस्ट पेन, कैरेक्टर कैसा है, शार्प है, डल है, रेडिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और पेन स्केल के ऊपर उसका क्या लेवल है। We can correct it by positioning, relaxation and distraction, and pharmacological में हम WHO लेडर, WHO का जो पेन लेडर है उससे हम, अब उसके लिए पहले एज अ नर्स आपको उसका पेन को असेस करना आपको आना चाहिए कि कौन से लेवल का पेन है, देन एनसेड्स और ओपियोइड्स डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी, देन पेलिएटिव रेडियोथेरेपी फॉर ट्यूमर रिलेटेड पेन हम दे सकते हैं, ठीक है। स्ट्राइडर अगेन एक तरह का हार्श हाई पिच्ड साउंड होता है जो कि आपको ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन आता है, सांस अंदर लेते टाइम एक तरह की आवाज निकलती है, ठीक है, जो हाई हार्श और हाई पिच्ड होती है, और ये यूजुअली दिखाता है कि देयर इज एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। इसके जो कॉजेस होते हैं वो होता है ट्रेकियल कंप्रेशन ड्यू टू थायराइड या इसोफेजियल ट्यूमर, vocal cord paralysis and airway edema. How a nurse will assess? She'll assess, listen for the inspiratory noise, observe for the distress, accessory muscles use, side की muscles कितनी use हो रही है, और cyanosis में तो नहीं है patient। The management will be maintain the airways, sit upright and call for the help urgently. The pharmacological again corticosteroids and adrenaline. Now, if irreversible, prepare the family and the patient for possible terminal events. अगर हमें पता है कि ये वाला जो है ऑलरेडी मेटास्टेसिस हो चुका है सीए का, और अभी कोई भी पॉसिबल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, इन दैट केस we should not say now there is nothing we can do. We will say we will try as much as we can do to make the quality and the distress relief for the patient, है ना, डिस्ट्रेस को कम करने का उपाय हम कर सकते हैं। नाउ दीज आर सम जनरल सिम्टम्स, ये जो इतने सारे अभी हमने सिम्टम्स देखे, डिस्निया, कफ, हेमेप्टाइसिस, वीजिंग, डेथ रेटल, स्ट्राइडर, इन सब में ऑक्सीजन थेरेपी हमको हमेशा वाइजली करनी है, प्रोज एंड कॉन्स देखते हुए। लो डोज ओपियोइड्स हम सब में यूज कर सकते हैं, पोजिशनिंग सब में काम करती है, वेंटिलेशन सपोर्ट सब में काम करता है।
नाउ पर्पस हमारा क्या रहता है, पैलेटिव केयर के अंदर हम कोशिश करते हैं कि नॉन इन्वेसिव को ज्यादा से ज्यादा यूज करें बजाय कि इन्वेसिव मेथड्स के। तो दैट वी नीड टू एक्सप्लेन टू द फैमिली, राइट? Communication with the family always the most important thing I would say। मोस्टली जितने भी केसेस बिगड़ते हैं वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से होते हैं। नाउ देर आर एथिकल इश्यूज एंड एंड ऑफ लाइफ इन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, क्योंकि अभी रिसेंटली एक केस आया है कि जर्मनी के एक डॉक्टर को आई थिंक 21 डेथ्स के लिए उसका ट्रायल चल रहा है कि उसने इतने पेशेंट्स की डेथ कर दी, एंड द पेशेंट्स आर पैलिएटिव केयर पेशेंट्स। नाउ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड वी डोंट नो, बट just for we are palliative care workers doesn't give us the authority to take the life of the patients, है ना? पेशेंट भी हमें बोल सकता है कि आई वांट टू एंड माय लाइफ, बट हम कभी भी उसकी लाइफ को एंड नहीं करेंगे। हमारा पैलिएटिव के अंदर जो सबसे सुपर और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, गोल है, वो है पेशेंट की लाइफ को जितना हो सके उतना आसान, इजी, कंफर्टिंग बनाना। ठीक है? So again, it is a different issue, ethical issues. Now there are some cultural beliefs and breathlessness कि अगर डेथ होने वाली है तो breathlessness होगी, which is true to the some extent। जैसे डेथ रेटल हो सकता है जो फैमिली को लगे कि ये डिस्ट्रेस में है। नाउ रोल ऑफ अ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, सिर्फ नर्स या सिर्फ डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सकता। अगर हमको पेशेंट को पैलिएटिव केयर में कंप्लीटली ठीक करना है तो डॉक्टर्स, नर्सेस, फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर्स, स्पिरिचुअल केयर प्रोवाइडर्स, इन सबका एक अच्छा सा एक टीम होना चाहिए। द टीम शुड वर्क ऑन द सेम पेज। These are some emerging trends. This is the summary। तो हमको बेसिकली ये ध्यान रखना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज असेसमेंट। अगर हमें कॉज पता चल गया है तो पहले हमको नॉन फार्मा यूज करना है, फिर हमें फार्माकोलॉजिकल मेथड यूज करना है। फैमिली एजुकेशन, सपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इज सुप्रीम। These are some questions for reflections। What symptoms do you find most distressing to witness in your patient? अब ये जितने भी symptoms हमने अभी डिस्कस किए, इसमें से आपको क्या लगता है कि ये वाला symptom सबसे ज्यादा डिस्ट्रेसिंग है? कभी कभी कफिंग भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रेसिंग हो सकती है। How confident are you in using opioids for non-pain symptoms? क्योंकि पेन में तो यूज करते ही हैं हम, बट रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में यूज करने में आप कॉन्फिडेंट है क्या? हैव यू सीन द यूज ऑफ फैन थेरेपी कहीं आपने देखी? These are the references, and thank you। So do we have time? Sorry, ma'am. So अभी हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स करने का टाइम है, जो हमने तीन इनको केस स्टडीज दी है। Okay, till 4:30 we have time. ओके No problem. ओके ओके ओके, देन वी आर बिफोर टाइम। आई थॉट देर इज ओनली 1 hour। ठीक है, तो मैं उस स्लाइड पे जाती हूँ जहां पे मैंने आपको, यस। So, can you see this case scenario? Mr. Salim, who's 66 years old, is having advanced tuberculosis and lung metastasis. He suddenly coughs and approximately 150 ml of bright red blood and becomes restless and anxious। इस सिचुएशन में एज अ नर्स आपका फर्स्ट क्या होगा? You can write your answers in the chat box। आई होप सबको समझ में आ गया जो भी बताया गया। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है
इसको मैं जितना हिंदी में सिंप्लीफाई करके बता सकती थी वैसे मैंने किया है, बट फिर भी इफ एनीबडी हैज सम डाउट दे कैन राइट इट इन द चैट बॉक्स। I know many of you are listening attentively, so please feel free to unmute yourself and clarify your doubts. This is a very good opportunity. Otherwise, like the faculty said, please put it in the chat box. And Kumari, Divya Rani, Geeta Rawat, Chimpi Devi, all are there. Please feel free to ask your doubts. At least write something so I would know. Ma'am, they are responding in the chat box. Okay, okay, okay. I Why thought they can't didn't I see? understand the scenario. Okay, okay. Labored breathing, ठीक है. Labored breathing positioning, left lateral could be assessment. अच्छा, okay. Check vitals. Okay. Srishtika is saying assess the patient thoroughly. Very good. Call for help. Very good. अंजिता देवी ने लिखा है. करेक्ट. एक्यूरेट पोजीशन एंड रियश्योरेंस, ठीक है. पोजीशनिंग, विलायत अली ने लिखा है लेफ्ट लेटरल पोजीशन. ओके. ओके ओके. कॉल फॉर डॉक्टर, फाउलर पोजीशन कैन बी गिवन. ओके. करेक्ट करेक्ट. ओके. गुड गुड गुड. सो हियर आर द आंसर्स. So, majority of you said correctly. Yes. Call for emergency help. Ensure the airway patency. And monitor the vitals. Position on the side of the bleeding lungs down. ठीक है. To prevent the aspiration into the other lung. ठीक है. Yes, oxygen can be given to maintain the saturation and the gentle suctioning. Okay, so I congratulate all the participants who gave the correct answers. So I believe the topic is clear to you. अब हम एक next जो केस सिनेरियो ले रहे हैं वो है डिस्निया का. ठीक है. So again, here is the question. Mrs. Leela, a 68-year-old woman with metastatic breast cancer, reports increasing breathlessness even at rest, and she becomes anxious during the episodes and avoid talking or moving. Now the questions are: what is the likely cause of her dyspnea? How would you assess and document her symptoms? What non-pharmacological methods will you initiate? And would you use morphine? If yes, then justify. Okay, so इसके आंसर्स टाइप करिए आप and I'll see. Yes, maybe due to metastasis. Yes, metastasis, correct. Sonam, Geeta, you are right. Nidhi, due to metastasis. Okay. Okay. Now answer the second question. How would you assess? Now answer the second one. How would you assess and document her symptom? Checking the saturation level. Okay, Sonam.
गुड. मेजरिंग SpO2, सृष्टिका, वेरी गुड. Meenakshi is saying check vitals. Okay. And how you will document? Complete history and vitals. Very good. Vitals saturation level check करेंगे. Okay. Good. Now answer the third question. What non-pharmacological methods will you initiate? Observing in auxiliary muscles are involvement are present or not? Yes, we can see that कि if it is a labored breathing है तो साइड की मसल्स को भी यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. ठीक है. Okay, yeah, correct, correct. Most of you have given the correct answer. Now write down what are the non-pharmacological methods you will initiate. Counseling, very good. Warm drink. Warm drink, yes. Warm water can be useful. We can give comfortable position, yes. Position, हाँ position के अलावा भी कुछ सोचो. Position fanning technique, very good, सृष्टिका. Comfortable position हो गया. Assurance, explanation, pursed lip breathing, very good. सोनम ने लिखा है. Comfort measures, yes, we can use comfort measures. We can use the relaxation techniques. We can use some diversion techniques. Hydration, very good. Hydration can be helpful, yes. Now, the last, yes, deep breathing, very good. Meera has written cool air on the face, calm environment. Geeta techniques, okay. Deepmala ने लिखा हाइड्रेशन. Yeah. Yeah. So the last question. Would you use morphine and justify? क्या morphine use करेंगे? बताइए. Are we gonna use morphine? If pain present. एक्चुअली पेन हम यहाँ बात कर रहे हैं नॉन पेन वाली सिचुएशन में. पेन नहीं है यहाँ पे पेशेंट को. पेन के लिए तो वैसे भी मॉर्फिन प्रिस्क्राइब्ड है. इफ सीवियर लेवल, माइल्ड मॉडरेट एंड सीवियर 3 लेवल्स के पेन होते हैं. बट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, सॉरी डिस्निया के अंदर क्या होता है कि लो डोज मॉर्फिन जो है वो थोड़ा सा उसके जो हम सेंटर है उसको थोड़ा सा डिप्रेस करता है जिससे कि इजीली उसको ब्रीदिंग आने लगती है. इजी रेस्पिरेशन कैन बी डन. तो हम हमेशा लो डोज मॉर्फिन दे सकते हैं. और ये लो डोज कितनी होती है बता सकता है कोई? यस, सोनम, वेरी गुड. 2 to 2.5, वेरी गुड. सृष्टिका, गीता, 2. यस, 2 to 2.5. वो एक हम ट्रायल बेस पे देंगे उनको. 2 से 2.5 ओरल. यस, इट इज गोल्ड स्टैंडर्ड. मीरा चौहान, यू आर करेक्ट. रीना, रजनी, सबने सही लिखा है. तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 2 to 2.5 एंड देन हम उसको 4 hourly तक कर सकते हैं. अगर नाउ हम ये एक नर्स की ड्यूटी है टू सी ओवर सडेशन तो नहीं हो रहा है पेशेंट को, या फिर वो एडिक्शन में तो नहीं जा रहा है. क्योंकि दिस इज द बिगेस्ट रीजन फैमिली मेंबर्स या लोगों को डर लगता है मॉर्फिन से कि ये एक तरह का नशा है. नशा है अगर वो उसको जरूरत से ज्यादा यूज कर रहा है. मॉर्फिन इज लाइक अ स्पॉन्ज एक्चुअली, है ना. स्पंज जो होता है ना, तो पेन की सिचुएशन में तो क्या होता है कि हम जब पेन बढ़ाते हैं तो हम यही कहते हैं कि जितना पेशेंट को दर्द है और जितनी आपने मॉर्फिन दी, जब तक दर्द ठीक नहीं हो रहा है आप उसकी मॉर्फिन दे सकते हो उसको मॉर्फिन. बिकॉज मॉर्फिन हैज नो सीलिंग इफेक्ट. कोई भी हाई डोज है ही नहीं मॉर्फिन की पेन के अंदर. ठीक है. बट डिस्निया के अंदर या रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के अंदर अगर हम मॉर्फिन दे रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा वॉचफुल रहना चाहिए कि पेशेंट ओवर सैडेशन में तो नहीं जा रहा है. मतलब पेशेंट अगर सो ही सो रहा है, दिन भर सो रहा है, रात भर सो रहा है, तो हमको दैट इज एन अलार्मिंग साइन. तब हमको ध्यान रखना है कि हो सकता है कि ये जो है वो ओवरडोज में जा रहा है. ठीक है. देन हम नेक्स्ट इसके जो आंसर्स है वो है. ओके.
हाँ, द लाइकली कॉज इज प्लूरल इफ्यूजन और लंग मेटास्टेसिस। ठीक है, यूज ऑफ डिस्निया स्केल, है ना, स्केल के बारे में किसी ने भी नहीं बताया। डिस्निया स्केल जो है बॉल स्केल या फिर MMRC, MMRC स्केल ऑब्जर्व करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे वाइटर्स को। अब अगर इंस्टीट्यूट के पास डिजिटल रिकॉर्ड्स है तो डिजिटली, या फिर हैंड रिटन होंगे तो हैंड रिटन। यूज पेन काम द एनवायरमेंट एंड अपराइट पोजिशन। यस, लो डोज मॉर्फिन टू रिड्यूस द परसेप्शन ऑफ ब्रेथलेसनेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी सेकंड केस स्टडी भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, दिस वी हैव डन। कफ वाला हमने ऑलरेडी कर लिया, मिस्टर कुमार वाला कर लिया हमने, नहीं किया। Okay, now Mr. Kumar, 72 years COPD and lung cancer patient, persistent cough, disrupting sleep, dry at night, occasionally productive. So what is the probable cause? कफ का कॉज क्या है, इसमें हम नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करेंगे, और इसका फार्माकोलॉजिकल ऑप्शन क्या होगा। ये एक बार सब लोग चैट में लिखेंगे। ड्यू टू कैंसर ट्यूमर, यस। ओके, दीपमाला ने बोला है ड्यू टू कैंसर। गीता रावत इज सेइंग ड्यू टू ट्यूमर, यस। ड्यू कफ इज ड्यू टू सिक्रीशंस, यस। निधि, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, ओके। हंस कुमारी, due to cancer. Okay, now answer the second question. What nursing interventions are indicated? Due to dryness. What are the nursing interventions? कफ के अंदर हम नर्सिंग इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं? पोजीशन, एयरवे मैनेजमेंट, ऑक्सीजन थेरेपी एंड मॉनिटर वाइटल्स। ओके, पोजीशनिंग, ओके। और हम कोई होम रेमेडी जैसी चीज बता सकते हैं पेशेंट को। वी कैन आस्क फॉर हाइड्रेशन, हाइड्रेशन, नेबुलाइजेशन, हनी लॉजेंस, चेस्ट फिजियोथेरेपी। वेरी गुड, वेरी गुड। सृष्टिका, गीता, संजय, मंजीता, स्टीम इनहेलेशन, यस, वेरी गुड। चेस्ट फिजियोथेरेपी, वंदना, ओके। इट्स अ वेरी एक्टिव ऑडियंस, आई मस्ट से। नाउ फार्माकोलॉजिकल एक्शन कोई बताएगा? What pharmacological action will use hot water and steam? Meenakshi, yes. Reena, nebulization, yes. Now, tell me about the pharmacological antitussive. Very good. Geeta ने लिखा, निधि, निधि, गीता, रीना, okay. Next, antitussive and expectorant. Very good. Dexamethorphan for the dry cough, yes. Okay. So here are the answers. Tumor related airway irritation or yes, bronchodilator, steroids. Very good. So answers are tumor related airway irritation or post nasal drip. Post nasal drip is also a cause of coughing. Elevate head, hydration and humidifier. Humidifier हम यूज कर सकते हैं। फार्माकोलॉजिकल में कोडीन सिरप, अगर कोडीन वैसे आजकल नहीं रहती है तो फिर हम टस्क्यूडी जैसे एंटीटसिव अदर ड्रग्स ले सकते हैं। लो डोज स्टीरॉइड्स इफ इंफ्लेमेशन इज सस्पेक्टेड। ठीक है, तो आई थिंक हमने
हेमोप्टाइसिस वाला कर लिया है। यस, वी हैव डन ऑलरेडी दिस वन। वीजिंग। ओके। ओके, सो आई थिंक वी आर डन हियर। ओके, ये लास्ट वाले जो क्वेश्चंस है, अगर इनका कोई आंसर देना चाहे तो आपको कौन सा सिम्टम है जो सबसे ज्यादा आपकी खुद की, मतलब ये चॉइस है ना, जो विच डिस्ट्रेस यू द मोस्ट? ठीक है, ये क्वेश्चंस हम एक बार करते हैं फाइनल। What symptoms do you find most distressing to witness in your patients? आपने, अगर आप अपना कोई शेयर करना चाहे कि मैंने मेरे उस पेशेंट को देखा जिसको डिस्निया हो रहा था, या फिर ऐसा कुछ हो रहा था, तो आप अपना अनुभव अनम्यूट भी कर सकते हैं, और यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स ऑल्सो इफ यू वांट। Dyspnea. Nidhi is saying dyspnea. Okay, yes, dyspnea is distressing. Dyspnea and cough, yes. Reena Devi is saying dyspnea and cough. इफ यू वांट टू टेल सम स्टोरी अबाउट योर पेशेंट, अगर आप में से किसी ने इन सिम्टम्स के साथ अपने किसी पेशेंट को देखा है, या फिर आप में से कोई, बिकॉज हियर वी ऑल आर हियर टू लर्न समथिंग, राइट? और पैलिएटिव केयर एक ऐसा फील्ड है जिसमें हमेशा नई नई चीजें आती हैं। यू आर वेरी क्रिएटिव, यू हैव टू थिंक सो मेनी थिंग्स फॉर द पेशेंट। जैसे अगर रिसेंटली मैं आपको एग्जांपल दूं, तो हमने, हमारा एक जो पेशेंट है, एक होम केयर पेशेंट है हमारा, हु इज वियरिंग कैथेटर, ठीक है, और वो फीमेल पेशेंट है, उसके कैथेटर का बैग भी है। सो व्हाट वी डिड, वी मेड द ड्रेस, और ड्रेस से जो कपड़ा बचा, उस कपड़े से हमने उसकी कैथेटर की कवरिंग बनाई। सो द पेशेंट वाज सो हैप्पी कि कितना अच्छा लग रहा है, मतलब नाउ शी वाजंट फीलिंग अशेम्ड। अदरवाइज जस्ट इमेजिन किसी के, मतलब वो जो यूरो बैग है वो बाहर हैंग हो रहा है ऑल द टाइम, दे हैव टू कैरी दैट। बट अब अगर आपने उसके ड्रेस का सेम यूरो बैग का कवर उसको बना के दिया है ना, कवर इज ऑल्सो वेरी सिंपल, जैसे हम पिलो कवर बनाते हैं ना, इट्स वेरी सिंपल। तीन साइड से हमने स्टिच कर दिया, ऊपर हमने एक वो डोरी लगा के उसको नॉट लगा दिया। सो द पेशेंट वाज वेरी हैप्पी। सिमिलरली लिम्फेडिमा के केस के लिए भी हम बहुत सारी क्रिएटिव चीजें कर सकते हैं। सिमिलरली द पेशेंट्स हु आर लूजिंग देयर हेयर्स, उनके लिए भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट देयर सेल्फ एस्टीम। उनकी जो एक इमेज होती है ना, वो बॉडी इमेज, उसको हम किस हद तक कवर अप कर सकते हैं। We can't give them the real hair back due to the therapies, but yes, there are so many NGOs who are providing wigs. ठीक है, तो इसमें से आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें कि हमने उस पेशेंट के लिए ऐसा कुछ किया विच वॉज वेरी न्यू, जिसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही थी और हमने उसको बात करके ठीक कर दिया, या फिर कोई और आपने ऐसी चीज यूज करी जो हमने अभी यहाँ डिस्कस नहीं करी है। सो एनीबडी कैन राइट ऑल्सो, अगर बता नहीं सकते हैं अनम्यूट करके, तो यू कैन राइट ऑल्सो। आई होप मेरी हिंदी सबको समझ में आ रही होगी, जो वॉट एवर आई एम स्पीकिंग, बिकॉज इंग्लिश का मुझे बोला गया था कि पार्टिसिपेंट्स हिंदी में बोलने के लिए कह रहे हैं, तो मेरी हिंदी आई थिंक सबको समझ में आ रही है। ओके, थैंक यू गीता, थैंक यू सो मच। सो कोई भी आप में से अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? थैंक यू सोनम, थैंक यू मीरा। ओके, वेरी, या थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मीरा। कुंजोंग, थैंक यू। सो एनीबडी फ्रॉम यू वांट टू शेयर, अगर आपने पैलेटिव में काम किया है या आप करने जाओगे अब आगे, तो यू हैव टू बी क्रिएटिव, है ना? Sometimes patients complain of dyspnea due to anxiety. They want someone to listen. Yes, very, very, very correct. Srishtika, yes. This is the correct point. See,
when you go to a patient, even the patient are in distress, if you just spend your honest 10 minutes with the patient, आप अगर 10 मिनट दिल से पेशेंट के साथ हो ना, अपना फोन साइड में रख के, तो वो जो इम्पैक्ट पड़ेगा, यू वोंट बिलीव। आपको, आप करके देखना अगर आपने, किसी ने ऐसा नहीं किया है, बिकॉज आई हैव फेल्ट दिस थिंग। जो पेशेंट होते हैं ना, वो all they want just to talk. There is nobody to listen, है ना? We all want to talk. Nobody wants to listen. This is our problem. और पेशेंट को भी सब जने बस बोलते हैं, फैमिली मेंबर्स आर सेइंग, दे आर सजेस्टिंग समथिंग, हेल्थ केयर वर्कर्स आर सजेस्टिंग समथिंग, बट इससे क्या होता है, उनकी एंजाइटी और बढ़ती है, क्योंकि वो अपनी क्वेरीज को तो क्वेंच कर ही नहीं पा रहे, उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो जब हम उनसे बात करते हैं, तो उनका जो एंजाइटी है, जो उनका डिस्ट्रेस है, वो काफी हद तक हम कम कर सकते हैं। सो यस एग्जैक्टली, पेशेंट से बात करना या उसके फैमिली मेंबर से, दोनों से बात करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ऑब्वियसली उनकी एंजाइटी को, देन सी दिस इज यू नो what I can say, a cascade of reactions. Panic attacks create anxiety, anxiety creates dyspnea, dyspnea again creates panic attack and anxiety. तो एंजाइटी, डिस्निया, पैनिक अटैक, ये जो है ना, एक क्रूअल साइकिल, ये चलती रहती है, और पेशेंट ठीक ही नहीं हो पाता, क्योंकि वो जो ट्रीट द ट्रीटेबल है, वो कॉज ट्रीट ही नहीं हो रहा है उसका, राइट? सो ओके, सो अगर अब आपको ओपियोइड्स देने को कहे पेशेंट को, तो आप लोग दे दोगे? Are you confident in giving oral morphine? Obviously, it will be with the doctor's prescription. But sometimes लोगों के दिमाग में एक डर होता है ना कि अरे, ओपियम मतलब अफीम है ना, हम हिंदी में इसको अफीम बोलते हैं या मॉर्फिन बोलते हैं। तो लोगों को इसके बारे में डर होता है, काफी काफी बार हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को भी डर लगता है। इसीलिए ओपियोइड का इंडिया वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ना, प्रोड्यूस करता है, बट इसका यूजर सबसे कम है ना, हम इसका इतना यूज नहीं करते। इवन दो वी आर द बिगेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड ऑफ ओपियम, बट हम उसको उतना यूज नहीं कर सकते। एंड देर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु आर स्टिल इन पेन, हु आर स्टिल इन डिज्निया। ओके, एंड फैन थेरेपी, ऑब्वियसली फैन थेरेपी हम खुद भी जब कभी लाइट वाइट जाती है, तो वी डू लाइक दिस, ठीक है? तो ये हमें मतलब हम काफी अच्छे से यूज कर सकते हैं, और पेशेंट को बता भी सकते हैं, ठीक है? सो ऑन द लास्ट नोट, आर देयर एनी क्वेश्चंस? इट वाज अ वंडरफुल audience being with you, Manjita, Madhu, Nidhi, Minakshi, Srishtika, Hans Kumari. So I would appreciate your patience listening. And once again, thank you for the whole organizing team for giving me such an opportunity. So should we end this session now? Hello, Arya ma'am. Ma'am. Yes, so shall we end? Should we end it, or we should? If they don't have any doubts, we can wind up the session. Yeah, please, if this is the final call for any query, if you have any doubt, you can write in the chat box. And if you don't have any query right now, let me write my mail ID here.
Okay, so if in the future, if you feel that, okay, I want to ask ma'am this question, you can mail me. Thank you, everybody. No doubts. Okay, good. Manjita is saying no doubts, ma'am. Okay. Okay, okay. Thank you so much. So this is my mail ID I have written for everyone. अगर आपको अभी नहीं बट बाद में भी पैलिएटिव से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है दिमाग में कि ये हमें नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क दैट. ओके मैम, सो वी शैल लीव. Okay, okay, okay. We'll wind up the session. Before that, I should thank you, ma'am, because in this session, the interaction level was much higher when compared to other session. It is only because of your energy level and the listeners got it. So I should thank you from the depth of my heart for such a beautiful class, and you covered maximum portion related with the topic. So thank you so much, and thank you all participants for the attentive listening. We will see in the next session. Till then, bye. Thank you, ma'am, once again. Bye, bye, everybody.